प्रजाति, स्टूपिड मतलब तो जानते हैं लड़की कितना करते हैं, स्टूपिड। हाँ, हम लोग उसको भी तारीफ समझ करके खुश होते रहते हैं, उसको भी तारीफ से स्टूपिड भी कहाँ काल करी साला, हमरा स्टूपिड के दिल का यार, ऐसा स्टूपिड। अभी हम पढ़ेंगे CHSL के लिए। CHSL प्रीवियस ईयर है, ये 2023 का है। ये 2023 में पूछा गया है कि यहाँ लिखा हुआ है CHSL 2023, ये पहला शिफ्ट है 2 अगस्त का। ठीक, हम इसमें देखेंगे कौन सा आंसर है, ठीक है, और ये भी कोशिश करेंगे जानने का कि क्यों है। आप क्या करिए, इस मॉक टेस्ट को सबसे पहले आप कुछ वर्ड तक देखें, 3 गो 4 गो 10 मिनट तक आप देखें। 10 से 15 मिनट देखने के बाद क्या करें कि अगर आपको लगे कि ठीक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, क्योंकि 10 से 15 मिनट देख चुके हैं। अगर 10 से 15 मिनट देखने के बाद लगे कि वीडियो ठीक नहीं लग रहा है, तब क्या करें कि वीडियो को वही उसी टाइम स्किप कर दें, या और वीडियो को डिसलाइक भी कर दें, और किसी और का जाकर के देखें वीडियो जहाँ पर ज़्यादा आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। हम टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो बोला है कि विद द हार्श वर्ड्स, कठोर वर्ड होता है हार्श वर्ड, ऑफ द बॉस। बॉस उसको सबसे पहले हार्श वर्ड बोला, है ना, बहुत कठिन तरीके, मतलब कठिन नहीं, कठोर वर्ड बोला, है ना। लेट से आता है, कमाने खोजता है, आज लंच का टाइम तुमको नहीं मिलेगा जाने के लिए, चलो निकलो यहाँ से। एक तो ऊपर से डांट दिया, है ना। उसके बाद क्या किया कि अब वो जो सर्जन था, सृजन, वो फेल्ट महसूस करने लगा। फेल्ट महसूस करने लगा मतलब सैड महसूस करे, फेल्ट सैड, एकदम ऐसा किया जैसे उदास हो गया कि साला आए हल्का से लेट तो ही हुआ था, अब उदास हो गया। बट हिज कलीग, लेकिन उसका जो कलीग्स थे, कलीग मतलब साथ में जो काम करने वाले थे, वर्ड्स क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी। मतलब कहने का मतलब ये जो हमको छांटने के लिए दिया है, ये बोला है कि आप इडियम को छांट लीजिए। मतलब एक तो बॉस उसको डांटा है, और डांटने के बाद क्या किया, उसका जो कलीग है वो लोग बोल रहा है, देख लीन बेटा, इसीलिए हम लोग जल्दी आते थे, तुमको बोले थे जल्दी आना। मतलब क्या है, जले पर नमक छिड़क रहा है ना, बोलता है कि जले पर नमक मत छिड़क, देख लीन। तब कैसन लगा, आज पूरा खट्टा मीठा मिला है, स्वाद लगा कि नहीं, मतलब जले पर नमक छिड़का। और जले पर नमक छिड़कना का इडियम होता है एडेड इंसल्ट टू इंजुरी। एडेड का मतलब जोड़ दिया है, किसको जोड़ दिया, इंसल्ट को, कहां पर, चोट। एक तो चोट लगा ही था और उस पर और कुछ जोड़ करके बोल दिया। बाइक से जा रहे थे, हड़बड़ा के गिर गए, और जब हड़बड़ा के गिर गए तो 4 गो आदमी आया दौड़ के, हम सोचे साला नाली से हमको निकालेगा, लेकिन बोलता है आर तेज चल ने, मोर कहन गली, मर कहन गया हूँ, कहे जिंदे रह गया। इसका मतलब क्या है, एडेड इंसल्ट टू इंजुरी, चोट तो लगा, उस पर इंसल्ट भी कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एडेड इंसल्ट टू इंजुरी। तो एडेड, अब ये क्या है, ये कंफ्यूजिंग दे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। एडेड इंजुरी टू इंसल्ट, ये उल्टा लिख दिया है, ये उल्टा लिख दिया है, जो कि होता नहीं। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसकी भैंस उसकी लाठी, तो ऐसा बोल सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी तो मेरे पास भी का भैंस दे देगा, अरे भैंस रहेगा तभी ना लाठी रखेंगे हो, भैंस रहबे नहीं करेगा तो लाठी कहाँ से रखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि लाठी लेने के बाद भैंस दे देगा, ये तो फिर वही बात हो गया, रिमोट के साथ टीवी फ्री, ऐसा तो होता नहीं। तो ये तो एडेड इंसल्ट टू इंजुरी, ये तो गलत हो गया, इंजुरी टू इंसल्ट। प्रोवोक्ड इंसल्ट टू इंजुरी, ये भी गलत, और अटैच्ड इंसल्ट टू इंजुरी। हम जब इडियम फ्रेज पढ़ाएंगे वो भी ट्रिक से पढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो ये था इडियम फ्रेज याद करने वाला। इसका आंसर होगा एडेड इंसल्ट टू इंजुरी, जले पर नमक छिड़कना, बॉस उसको डांटा और कलीग भी उसको क्या किए, डांटे। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब हमको पैसिव वॉइस सीखना है। अब इस पैसिव वॉइस में बोला है कि द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम। रिसाइट का मतलब सुनाना, कहना, तो द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम। सबसे पहले ये जानना है कि पैसिव वॉइस में सबसे आसान होता है पैसिव वॉइस छाटना। सबसे पहले क्या देखना होता है पैसिव वॉइस में, कि उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म सभ्य में होगा। हर पैसिव वॉइस का वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ठीक है, हर पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज हो, जैसे अगर हम बोले कि इज एम आर, जैसे वर्ब 1 बदलता है वर्ब 2 में, 2 बदलता है 3 में, 3 बिन में, इस तरह से। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा होता है उसमें, ठीक। अब ये लिखा है द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम। तो यहां सबसे पहला मॉडल है, और मॉडल के बाद हमको पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, तो बी लगना चाहिए। और अब बोले हम वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा चाहिए, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा होना चाहिए, मॉडल प्लस बी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो गोलमाल। क्या गोलमाल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट उठ करके ईपटी आ जाना चाहिए और ऑब्जेक्ट उठ करके ईपटी आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ द चाइल्ड है और उसके बाद द पोएम है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा सब्जेक्ट। ये उठ करके ईपटी आना चाहिए और ये उठ करके इस पट्टी आना चाहिए। अब वो हमको ढूंढना है कि द पोएम इसमें कहाँ है,
तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया, बाय चाइल्ड। क्यों? क्योंकि चाइल्ड तो ही है, ये सब्जेक्ट यहाँ उठ करके जाना चाहिए ना, यहाँ हो जाना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए, तो ये तो पहले तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। अब यहां अगर हम देखें द पोएम विल बी रिसाइट, अब द पोएम है ऑब्जेक्ट में, हम बोले उठ करके ई पट्टी आएगा, तो उठ करके ई पट्टी आ गया, ये अभी तक सही है, यहां तक सही हुआ। ये विल मॉडल है, ये मॉडल है, मॉडल के बाद बोले कि बी लगता है तो बी लग गया। उसके बाद बोले वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और जब हम पैसिव बनाते हैं उसमें बाय लिखते हैं, और द चाइल्ड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आगे उलट फेर हो जाना चाहिए, मतलब गोलमाल, क्या होना चाहिए, गोलमाल। तो द चाइल्ड यहां उठ करके आ गया है, तो इसका मतलब ये आंसर तो ठीक है, आंसर तो हो जाना चाहिए, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, सही। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो आंसर गलत है वो क्यों गलत है। सबसे पहले यहाँ सेंटेंस था विल रिसाइट, और विल रिसाइट है तो इसमें विल कहीं है नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। अब बोले ये कैसे गलत हुआ, तो ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि विल के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद तो बी आना चाहिए था, मॉडल के बाद तो बी है नहीं, और जब बी नहीं है तो यहाँ तो विल रिसाइट दे दिया है, तो ये भी, और ऐसे भी वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, यहाँ बी तो लगता, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर कौन बचा, सेकंड नंबर, द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द चाइल्ड। जब एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तब आराम से एकदम डिटेल से उसको बताएंगे, ठीक है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि सब ऑप्शन छाट के बताए, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जान गए आगे, यू नीड्स टू एक्नॉलेज। अब ये क्या बोला है, ऊपर में बोला है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। मतलब देखना है कि इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है, बस स्पेलिंग छाटना है। तो स्पेलिंग क्या छाटना है कि पहले क्या करता था ना, पहले एसएससी करता था कि यहाँ लिख देता था कि करेक्ट स्पेलिंग को चुनिए आप, ठीक, ऐसा लिखा रहता था, 4 गो ऑप्शन थे उसको छाटना। अब वो क्या कहता है, एक सेंटेंस दे दिया, ये पूरा का पूरा क्या किया, सेंटेंस दे दिया, और इस सेंटेंस में से ही हमको क्या करना है, ढूंढना है कि कौन सा गलत है। और स्पेलिंग बड़ा मस्त से याद करने का सबसे अच्छा स्पेलिंग याद करने का तरीका है, अपने भाषा में बोलो, अपने भाषा में बोलेंगे ज्यादा सीखेंगे, और अगर कहीं अंग्रेजी के भाषा में सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अपने से जैसा उच्चारण लगता है वैसे ही सीखते हैं। यहां लिखा है क्या, कैलेंडर, तो कभी कभी हम लोग कैलेंडर का स्पेलिंग CALAN कर देते हैं, CALAN कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए ये कैलेन को क्या करते हैं, कैलेन ना पढ़ के कालेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, कालेन, इसको पढ़ते हैं कालेन, यानी कि इसको पढ़ते हैं कैलेंडर। क्या पढ़ते हैं इसको, कैलेंडर, कैलेंडर होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर, क्योंकि स्पेलिंग सुधारना है हमको, है ना। किसी का यहाँ सरकार, ठीक है हम नौकरी कर लेंगे तो क्या अंग्रेजी बोलेंगे, मेरा पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में, अंग्रेजी तो भूला जाओ, वहां तो हिंदी भी नहीं बोलता ढंग से लोग, रीजनल क्षेत्र में हम बंगाली ही बोलेंगे, तुमको समझना है समझो, ऐसे बोल देता मुंह पर, ऐसा ही बोल देता कि समझना है समझो, नहीं तो हम बोलेंगे ऐसे ही, लास्ट में बोलना पड़ता है, लास्ट में इंग्लिश तो बुझ भी नहीं करता, लास्ट में सीखना पड़ता है उसको, बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सर आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम ज्यादा मदद कर पाएंगे आपको, ऐसा बोलना पड़ता है। ऑफिस में ऐसा ऐसा लोग आता है, तो इसीलिए हम लोग को जैसा लगता है वैसा है। इंग्लिश तो छोड़ दो, इंग्लिश हमको बोलना थोड़ी है, हमको एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालने के लिए वहां ये नहीं बोलेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन का है, प्रोनाउंसिएशन भी गलत बोल रहे होंगे आप। तो इसको कैलेंडर आप पढ़ के पढ़ते हैं कैलेंडर, तो काले न बोलेंगे तो लिखो काले, CALE, काले, अंडार, DAR। अब बताइए स्पेलिंग जिंदगी में गलत होगा, कैलेंडर नहीं गलत होगा। नेक्स्ट, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में सबसे अच्छा स्पेलिंग क्या होता है, तो एक होता है डबल C और एक होता है डबल M, एक होता है डबल C, एक होता है डबल M। तो यहां लिखा है A डबल C, बीच में क्या लगाना, O, एको मोडेशन, DATION, DATION, एकोमोडेशन। तो अभी तक ये सही था, ये सही था। उसके बाद एक्नॉलेज, नॉलेज का स्पेलिंग, एक्नॉलेज मतलब प्राप्ति, तो ACKNO, सबसे खेला यही करता है, LEDGE, ये है ना, ये भी क्या लिखा हुआ सही। अब आगे देखते हैं कि साला ये तो तीनों सही है, और जब ये तीनों सही है तो क्या इटिनरी का स्पेलिंग गलत है, नहीं। इसको अगर हम पढ़े, इटिनरी का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, यहां होता है ITINERARY, तो इसको भी याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए ये क्या होता है, इटिनरी, लेकिन हम पढ़ेंगे इटिनेरारी, इटिनेरारी, तब स्पेलिंग याद रहेगा, क्योंकि जिस वर्ड से हम पहली बार हूबहू बहू रहेंगे और वही वर्ड को ऐसा ही पढ़ेंगे जैसा हम चाहते हो, तो स्पेलिंग गलत नहीं होगा। हम बोलेंगे, अभी बोलेंगे इटिनेरारी लिखो तो शायद गड़बड़ा जाए, लेकिन हम बोलेंगे लिखो इटिनेरारी, इटिनेरारी। अभी हम बोले कि लिखो इटिनेरारी, तो लिखेंगे इटी, इटिनेरारी, अरे वही वाला निकाल के देना, इसमें बड़ी झमेला है। इटी, ITI, इटी, नेरारी, ने रारी,
हो गया। इटिनेरारी, यात्रा भ्रमण करना होता है ना, भ्रमणकारी, इसका मतलब ये होता है इटिनेरारी, ऐसा ही याद रखते हैं, तब जाकर के एग्जाम में ठोक देंगे, पूरा बजा के मारेंगे एकदम। इटिनेरारी, इटिनेररी नहीं, इटिनेरारी। वो अंग्रेज अपना प्रोनाउंसिएशन करता है ना, हम लोग अपना करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा गलत कौन था, तो ये गलत था, यानी आंसर हो गया हमारा 4th नंबर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ये क्या, करेक्ट मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, ये जो वर्ड अंडरलाइन वर्ड है, इसको, इसका मतलब कुल मिलाकर 1 वर्ड पूछा है कि इसका मतलब क्या है, बस। तो यहाँ लिखा है व्हेन आई वाज इन क्लास 5, जब हम 5वां में थे, आई वॉन द फर्स्ट प्राइज। आई वॉन द फर्स्ट प्राइज की जगह हम अपना अगर हिसाब से करें तो आई वॉन द लास्ट प्राइज, लास्ट प्राइज मिलता था, ऐसे ही लिख दिया, ये क्वेश्चन नहीं है। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 5, हम जब 5वां में थे, मछली मार, आई वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो हम फर्स्ट प्राइज क्या किए थे, जीते थे इन एक्सटम्पर एट माई स्कूल। किस में जीते थे, एक्सटम्पर में जीते थे। अब सवाल तो फंस जाता है, एक्सटम्पर का मतलब ही नहीं जानते तो कहां से सीखेंगे, ये याद करना पड़ेगा। एक्सटम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपेयरिंग दिया जाने वाला भाषण, विदाउट प्रिपेयरिंग यानी बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण। तो इसका होता है बिना तैयारी के दिए जाने वाले भाषण में वो 5वां में फर्स्ट प्राइज जीता था। बिना तैयारी का मतलब होता है अचानक सा बैठल है, चल खड़ा हो बोल। अब जो अंग्रेजी माध्यम का छात्र है वो तो फटाफट बोल देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फलना चिलना ढकना तो फेंकना। और हम लोग को अगर खड़ा कर देंगे तो हम लोग दूसरा ताकेंगे, भाई तुम भैया का क्या बताने, ऐसे बोलेंगे, कुछ बताने, ऐसे ही बोल रहेंगे हम लोग, है ना। तो क्या हम लोग का आदत नहीं है कभी खड़ा होने का। तो एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, ठीक है। तो बिना तैयारी का, अब याद कैसे रखे बिना तैयारी का, तो हम लोग एक वर्ड जानते हैं टेम्पररी, है ना। बोलता है अरे जो कोई भी वर्ड, अरे टेम्पररी कुछ बोल के आ जाओ, टेम्पररी मतलब वो साधारण, है ना, कुछ बोल के आ जाओ। तो टेम्पररी वर्ड तो यहाँ मिल जाए, टेम्पर, टेम्पररी, टेम्पर, एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर, बिना तैयारी का भाषण दे देना, इसका मतलब ये होता है। एक्सटेम्पर मतलब बिना तैयारी के दिए जाने वाला भाषण। आप ढूंढते इसमें अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ सब्जेक्ट, एक छोटा सा जो सब्जेक्ट का एक शॉर्ट पीस, छोटा सा, मतलब इतना में लिखल ना, हम क्या बोले, बिना तैयारी का भाषण होना चाहिए। स्पोर्ट्स इवेंट, कोई खेल ना। आ स्पीच डिलीवर्ड, एक भाषण जो दिया गया विदाउट प्रेयर, मतलब बिना तैयारी का, प्रिपरेशन और रिहर्सल, बिना तैयारी के दिया गया प्रिपरेशन का, उसको क्या है, तो बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, कोई रिहर्सल वहर्सल है नहीं और खड़ा कर दिया, ठीक है, वो हाल है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, तीसरा, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, ठीक, कोई ड्रामा नहीं है, इसका तो रिहर्सल होता है। तो बिना तैयारी और रिहर्सल का दिया जाने वाला भाषण को बोलते हैं एक्सटेम्पर। नहीं याद होता ऐसे रखते हैं, टेम्पररी काम करना है बिना तैयारी का करेंगे, जब टेम्पररी करना है तो बिना तैयारी का ही करना है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलता है कि चल ना एक आते हैं बना करके, क्या बनाने जाना है यार, थोड़ा सा कपड़ा है उसको सीना है, दो टेम्पररी सी दो ना, खाली देना ही ना है, बस खाली वो धागा नहीं फटा, टेढ़ गोरा करके, है ना, इधर कुतुब मीनार से निकल के ताजमहल देने ढुका देंगे, पहुंच गए, ऐसा। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट, कौन पट्टी आ गए यार, देखिए ये दिमाग खराब करते हैं, नहीं जानते इनको, इस तकनीक किचकिचाल लगता है। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, मतलब जंबल समझ में आ रहा ना, ये जंबल ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर नीचे करल है और हम लोग को सोच कर देना है, सीधा करके लिखना है। अब देखते हैं थोड़ा सा पीक्यूआरएस में आप क्या करें, कि ध्यान रखना इस बात को है कि पीक्यूआरएस में सबसे बड़ा बेस्ट होता है कि थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लेना होगा। क्या, कि सबसे पहले नाउन आएगा, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है। हम पीक्यूआरएस का क्लास लेंगे, उसके बाद डालेंगे कि सबसे पहले आता है नाउन, ठीक, उसके बाद आता है प्रोनाउन, पहले नाउन फिर प्रोनाउन होता है। फिर अधिकतर क्या होता है ना, सो, देन, एंड, बिकॉज, ये सब पहला सेंटेंस नहीं होता है किसी चीज का, कभी नहीं होता है, ये सेकेंड होगा, थर्ड होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन होता है। सवाल, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन क्यों होता है, पहले प्रोनाउन वाला से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, नहीं होगा। हम बोल देंगे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, तो ये तो गलत है, ठीक है, बोल दिया ही इज माई ब्रदर, लेकिन वो लड़का होना चाहिए। हाँ, अगर लिखे कि राम इज अ बॉय, ही इज माई ब्रदर, तब सही है, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये डस्टर चुनो पर तो कने, हाँ, चलो अब ये हो गया। तो नाउन के बाद, अच्छा नाउन के बाद ही प्रोनाउन क्यों होता है, क्योंकि प्रो का मतलब क्या होता है, अरे यार तो दिमागे चट ले, हाँ, तो प्रो नाउन, प्रो नाउन, तो प्रो का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ,
इन प्लेस ऑफ, किसके जगह पर? नाउन के जगह पर। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के जगह पर, के जगह पर। किसके जगह पर? नाउन के जगह पर। नाउन के जगह पर क्या प्रयोग होगा? तो प्रोनाउन। तो इसीलिए बोलते हैं उसको प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो बाद में होता है। खैर हम क्या बोलते हैं इसको, जब पिक्चुअरस जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल करेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल करेंगे कि वो क्या होता है। जान नहीं रहे इसलिए इतना हुरकुट रहे, नहीं तो आप पूरा चूर देते हैं भी। चलिए तो अब देखते हैं करके। सबसे पहले व्हेन सडनली, जब अचानक, तो ये खत्म हो गया। जब अचानक, कब अचानक? अरे कुछ तो पहले हुआ होगा, कुछ तो पहले हुआ होगा। जब अचानक, तो कब अचानक? तो चलिए तो खत्म कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये रहने देते हैं, ये अभी होगा नहीं। अब सबसे पहले देखते हैं, यहां लिखा है काराकास। ये जो है ना काराकास, इसका, अरे यार डस्टर हुए अभी तक। ये काराकास का मतलब होता है ये जानवर का लाश, एनिमल का लाश जो होता है ना उसको बोलते हैं कैडावर, मनुष्य का लाश, ये सभी चीज होता है। तो सबसे पहले देखे यहाँ लिखा है फेल बिफोर मी, मेरे आगे गिर गया। फेल बिफोर मी, मेरे आगे गिर गया। इसे तो स्टार्ट, क्या गिर गया? कुछ तो आगे दिया होगा। फेल बिफोर मी, मेरे आगे गिरा। अरे क्या गिरा? नाम तो कुछ होगा, क्या गिरा? इसका मतलब ए से स्टार्ट नहीं होगा, गिरने का कुछ पहले दिया होगा। इसका मतलब ये गलत है। तो ये गलत नहीं है, मतलब ए से स्टार्ट नहीं होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा। और जब ए से स्टार्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन धकेल के खत्म, भीतरे भेज देते तीसरा, क्योंकि बोला है कि फेल बिफोर मी, मेरे आगे गिरा। क्या गिरा? कुछ तो बताओ। अ कैराकास ऑफ एन एनिमल, मतलब जानवर का लाश। अब समझ में आ रहा है कि जानवर का लाश फेल बिफोर मी, मेरे आगे गिरा। जानवर का लाश मेरे आगे गिरा। अब समझ में आ रहा है कि साला एनिमल ही है और फेल बिफोर मी, जानवर का लाश मेरे आगे गिरा। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना मेरे आगे गिरा जानवर का लाश, नहीं, तो ऐसा ही बोलेंगे कि जानवर का लाश मेरे आगे गिरा। तो इसका मतलब यह है कि बी के बाद ए होना चाहिए, और बी के बाद ए होना चाहिए। तो इसमें है, ये हो सकता है आंसर अभी तक, ये भी हो सकता है सब हो सकता है। आगे, when suddenly my heart skipped a beat, अब देखते हैं my heart skipped a beat, मेरा जो सांस है, हार्ट जो है वो थोड़ा सा रुक गया, धड़कना बंद हो गया। कब धड़कना बंद हुआ? जब अचानक। इसका मतलब ये होना चाहिए, डी के बाद सी होना चाहिए कि मेरा जो हार्ट है वो रुक गया। कब रुका? जब अचानक कुछ हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि डी के बाद सी होना चाहिए, और डी के बाद सी होना चाहिए, डी के बाद सी यहाँ पे है, और बी के बाद ए होना चाहिए। तो डी के बाद सी गलत हो गया, डी के बाद सी गलत हो गया। आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर, कि माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, थोड़ी देर के लिए मेरा हार्ट क्या हुआ? रुक गया। व्हेन सडनली, जब अचानक, अ कैराकास ऑफ एन एनिमल, एक जो जानवर का लाश है, फेल बिफोर मी, मेरे आगे गिरा। ठीक, अगर आपको लगता है कि इसका हिंदी हम नहीं कर पाएंगे तो इसका हिंदी हम कर दिए। बस यहाँ जो लिखा है उछल रहा है, ये गलत है, रुक गया, है ना, ये होगा रुक गया। जब मेरा दिल थोड़ा सा रुक गया, जब अचानक से किसी जानवर का शव यानी लाश मेरे सामने गिर गया। ठीक, नेक्स्ट, ये हिंदी है। फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, PQRS, PQRS है। हम क्या बोले थे कि कभी भी सेंटेंस सो देन से तो स्टार्ट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सो देन तब फिर, हमने बोलते अरे बेटा जाने वहां उसके गलियों होकर उसके गए देखने के लिए उसकी भाभी को, बड़ा सुंदर था, तब फिर उसका भाई आ गया। अरे तब फिर मतलब कोई सेंटेंस पहले बोले कि उसकी भाभी को देखने गए थे, तब फिर उसका भाई आया। तो जब हम फिर बोलते हैं इसका मतलब हम कोई पहले बोल लेते उसके बाद बोलते। तो यहाँ लिखा है सो देन और तब, तो इसका मतलब ये तो सेंटेंस होना नहीं चाहिए ए से, और जब ए से नहीं होना चाहिए तो ए वाला काट देते हैं कहीं, ये हाँ है, ये चौथा नंबर तो कट गया। ठीक, आगे, द फेल्योर रेट इन फाइंडिंग अ न्यू ड्रग, द फेल्योर रेट। अच्छा एक बात बताते हैं, जब हम पहले फेल कब होते? अरे जब एग्जाम देते। तो इसका मतलब फेल वर्ड तो शुरू में नहीं आएगा, फिर जब हम एग्जाम देंगे तब फेल होंगे, कि फेल पहले हो जाएंगे फिर एग्जाम देने जाएंगे। अरे तू फेल एग्जाम ना दे, ऐसा कोई नियम होता है? एग्जाम देंगे तब फेल करेगा सब। तो यहाँ है कि द फेल्योर रेट इन फाइंडिंग अ न्यू ड्रग इज एज हाई 95%। पहले बता तो कि कितना बनता है, तब तो जानेंगे कि 95% फेल हुआ है। 100% बनता होगा तभी तो 95% फेल हुआ, हो सकता है 97% ही बना, उसका 95% फेल हो। तो यहाँ फेल्योर रेट, और फेल्योर रेट है, इसका मतलब फेल कब होगा? जब कोई पहले काम हुआ होगा, बाद में तो फेल हुआ होगा, और जब बाद में फेल होगा इसका मतलब बी तो होगा नहीं। ए भी कट गया, बी भी कट गया, और बी कहीं है तो ये भी कट गया, हो गया। अब देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए।
बिकॉज, क्या बिकॉज से सेंटेंस चालू होता है? नहीं, देख लेते अगर होता तो। लेकिन बिकॉज दीज वंस, अब इनमें से कोई एक, अब दीज वंस है इनमें से, अब इनमें से कौन बोला? इससे तो चालू नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें से बोला है तो कोई तो इसके पहले होना चाहिए। तो ये सी होगा नहीं, सी कहीं है? सी नहीं है, रहने देते हैं इसको। इसका मतलब अब दो ही बचा, और दो बचा, इसका मतलब डी से मेरा स्टार्ट होगा, डी से मेरा स्टार्ट होगा। डी के बाद सी देखना है कि डी के बाद बी देखना है? तो डी में क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डाटा, एक इंडस्ट्री डाटा के अनुसार, इट टेक, ये लेता है $2.6 बिलियन एंड ऑन एवरेज 14 ईयर्स टू डेवलप अ न्यू ड्रग। मतलब लगभग $2.6 बिलियन और 14 साल लग जाता है इसको क्या होने में? डेवलप होने में। अब समझ में आया कि साला एक ड्रग्स बनाया है जो 14 साल लगता है उसको डेवलप होने में, और इतना $1 बिलियन का है। ठीक, अब बता रहा है कि ये जो नया ड्रग्स है वो बाद में बता रहा है कि इतना तो बनता है, 14 साल लगता है उसको डेवलप होने में, लेकिन उसमें से 95% क्या हो जाता है? फेल हो जाता है ना? क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अच्छा, इट सिंगुलर है तो यहां एस होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डाटा, इट टेक्स इतना $1 बिलियन लेता है। कितना साल लगता है? 14 साल लगता है डेवलप होने में। उसके बाद ये जो ड्रग बनाता है वही ड्रग कितना परसेंट फेल रहता है? 95% फेल हो जाता है। तो ये क्या लिखा है? अ न्यू ड्रग। इसका मतलब बना रहा है इतना, बाद में फेल हो रहा। हम क्या बोले? पहले तो कुछ हुआ होगा, तो अब तो फेल हुआ होगा, तो फेल हुआ। अब ये कुल मिला के यहाँ का अब डी के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। पहले इतना बनाया लेकिन इतना परसेंट फेल हो गया, तो डी के बाद बी किस में है? इसमें है। आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ए के बाद क्या होगा? सी। तो सो देन व्हाई आर नॉट सिलिकॉन वैली इंपॉर्टेंस। अब यहाँ व्हाई आर पूछा है कि क्यों ऐसा सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर जो क्लैमरिंग है, जो डिकोड द एंशिएंट विजडम, मतलब प्राचीन भारत में ऐसा जो हुआ उसका पूछा, तो उसके बाद यहाँ आंसर दिया बिकॉज दिस वंस थ्रिबलिंग, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन पूछा, यहाँ उसका क्या है? आंसर है। नहीं पूछता है कि बताओ क्यों नहीं गया था कल, क्यों नहीं आया था? क्योंकि सर कल हम बीमार थे। पूछता है ना कि कल क्यों नहीं आया? क्योंकि सर कल बीमार थे। तो क्योंकि कब आता है? जब आंसर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि व्हाई आर यू नॉट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और बिकॉज उसका आंसर दे रहा है। तो ये के बाद क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये है अब हिंदी। बहुत दिक्कत होता है ना PQR सर क्लोज टेस्ट में। अब ये उसका हिंदी। बोर्ड गर्म नहीं ना हो गया? नहीं। उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक एक नई दवा विकसित करने में कितना अरब लगता है? उतना $1 अरब और औसतन 14 साल लगते हैं। ठीक, पहले ये सवाल था, हम क्या बोले? नई दवा खोजने में विफलता दर कितना था? 95% था। ठीक, उसके बाद बोले तो फिर सिलिकॉन वैली के उद्यमी प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम बोले ना कि जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर होगा, क्योंकि एक समय समृद्ध रहने वाली ये संस्कृतियां अब एक क्या है? लुप्त प्राय जनजाति में बदल गई है। जिसको जिसको दिक्कत, हम दिक्कत के अनुसार लेकर के आए, क्योंकि हमको भी बहुत प्रॉब्लम होता था पहले PQRS में। ठीक है, तो ये है उसका हिंदी। आगे बढ़े। अब है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्या है? सिनोनिम छाटना है इसका। सिनोनिम का बोलता होता है मिलता जुलता वर्ड। रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा आ जाना, चीर देंगे, फाड़ देंगे साले, उठक पटक देंगे, चड्डी बनियान खोल देंगे साले, ऐसा। तो रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? गुस्सा। और जब गुस्सा होता है तो उसका सिनोनिम ढूंढना, बस वर्ड याद रखना। अभी हम इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक, तो अब जब गुस्सा मिले तो सबसे पहले आंसर ही मिल जाता है हमको कि तीसरा नंबर होगा। कामनेस का मतलब होता है शांत, जो कि अपोजिट वर्ड है ना, जो कि क्या है? अपोजिट वर्ड है, शांत। ठीक, उसका हैप्पीनेस का मतलब खुश, जानते होंगे। रिलैक्सेशन का मतलब छूट देना, या फिर बोलता है रिलैक्स करने जा रहे हैं यार, बहुत नाली साफ कर लिए आज, पूरा कीड़ा मकोड़ा चढ़ गया। रिलैक्स मतलब राहत, विश्राम, या फिर रिलैक्सेशन का मतलब छूट। ठीक है, तो ये तो आंसर क्या हुआ? एंगर। अब रिसेंटमेंट को हमको याद कैसे रखें? तो रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? एक बार हमको बोला, एक बार बोला कि मैसेज सेंड करना, सेंड कर दिया, भेज दिया। बोला अरे यार नहीं देख पाए, दोबारा सेंड करो, तो भेज दिया। रीसेंड कर तो फोन में कहता है तेरी बाप का आंख में, अब हम नहीं करेंगे यार, दोबारा मत हमको गुस्सा दिलाओ। तो जब हम रीसेंड करने बोले तो क्या हो गया? गुस्सा हो गया ना, किचकिचा गया। किसी को भी 2-4 बार बोल के हम बोलेंगे रीसेंट 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 करो, तो इतना सेंड कर देगा ना, के दला रे गुरुजी ऐसे करके बोलेगा, है ना। तो रीसेंट सेंट दूसरा दे देगा ना, कह ले रहे कोहड़क सब्जी खाया तक नहीं, ऐसा। तो उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट, मतलब क्या होता है? गुस्सा आ जाना। तो इसका होगा एंग्री। नेक्स्ट, कस्तूरी एक्ट्स। कस्तूरी काम करती है, एक्ट्स मतलब यहाँ एक्शन नहीं करती, कस्तूरी काम करती है एज अ, कैसा काम करती है? रिलेशन बिटवीन
पेशेंट्स एंड स्टाफ, पेशेंट और स्टाफ के बीच रिलेशन का काम करती है। अच्छा, ये जो यहाँ वो बता रहा था कि बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच काम करना, और बिटवीन जो है, ये जो बिटवीन है अपने साथ कंजक्शन क्या लेता है, हो एंड लेता है। बोथ भी अपने साथ कंजक्शन क्या लेता है, एंड लेता है। तो बिटवीन भी एंड लेता है और बोथ भी एंड लेता है, तो बिटवीन है इसलिए यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एंड लिया हुआ है। अब ये दोनों अपने साथ कंजक्शन एंड लेता है, ठीक। अब जब दोनों, अब तो बता दिए कि बिटवीन भी लेता है एंड और बोथ भी लेता है एंड, ठीक। देखिए आगे, तो यहां बोला है कि काम करता है किसके किसके बीच, पेशेंट और स्टाफ के बीच कौन काम करता है, कस्तूरी, मतलब मेल जोल का काम करता है। जैसे क्या करना है, मान ले पेशेंट के पास गए, स्टाफ के पास गए, क्या दूगो सुइया चाहिए, कहाँ, ये पेशेंट को भोंकना है, ले लेंगे पेशेंट को, चलो पलटो, भोंक दिया। अब जब भोंकने तो मेल झोल का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, कस्तूरी कर रही है ना, कौन कर रहा है, कस्तूरी। तो कस्तूरी काम करती है, तो उसका स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है, उसका स्पेलिंग जो हो जाता है, सबसे पहले क्या है, LIA, उसके बाद होता है SON, LIAISON। याद कैसे रखेंगे, तो LIAISON, ये सन उसका बेटा भर्ती था, उसके बाद ये आया कोई और पूछ रहा है कौन काम करता है, आई ऐसे, तो है, तो रिलेशन का मतलब होता है मेलजोल का काम। जैसे मान लेते पातर दुबर लड़की है, तो पूछ रहा है कि मेलजोल का काम कौन करता है, आई, तो पेशेंट बोल रहा है ए, तो बोल रहा है आई, तो फिर उसका बेटा बोला अच्छा। रिलेशन का मतलब क्या होता है, वही मेलजोल। लिख ले आप, मेलजोल करना या फिर बीच का काम करना, है ना, मेलजोल लिख दे। अब मेलजोल मतलब मेलाल गंदा उंदा वाला नहीं, मेलजोल मतलब मेल मिलाप, ठीक है। आगे बढ़े, तो स्पेलिंग याद हो ना, एल लड़की थी, बोल रहा आई मैं काम करता हूँ, आई सन पूछ रहा था, तो या तो फिर याद रखते LIAI, ठीक है। नेक्स्ट, मीजर, मीजर का मतलब क्या होता है, ये एंटोनिम है। मीजर का मतलब बहुत कम, है ना, अल्प, जिसको अल्प बोलते हैं, बहुत कम होना, लिटिल, एकदम अमाउंट, एकदम अमाउंट में थोड़ा सा कम होना, अल्प, यह हुआ, ठीक है। तो हमको ज्यादा होकर चाहिए। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, रेशियल का मतलब प्रजाति, स्टूपिड मतलब तो जानते हैं लड़की कितना करते हैं, स्टूपिड। हाँ, हम लोग उसको भी तारीफ समझ करके खुश होते रहते हैं, उसको भी तारीफ से, स्टूपिड भी कहाँ काल कर साला, हमारा स्टूपिड के दिल का यार, ऐसा। स्टूपिड तो जेनरस होगा, खुले। मेजर का मतलब अल्प, बहुत कम, और जेनरस मतलब उदार, दानशील, बहुत ज्यादा दान देने वाला, है ना, प्रचुर, बहुत ज्यादा, भरा पूरा, है ना, उसको बोलते हैं एब्युंडेंस, कॉपियस। तो इसका आंसर होगा 4th नंबर। दूसरा है 10th नंबर। अब बोला एप्रोप्रिएट सिनोनिम निकालना हमको, क्या करना है, सिनोनिम। अब सिनोनिम मतलब होता है पोम्पस, मतलब सिनोनिम मतलब नहीं होता है, मतलब सिनोनिम पोम्पस का निकालना है। अब पोम्पस का मतलब होता क्या है देख लेते हैं। तो पोम्पस का मतलब बहुत कुछ होता है। पोम्पस का मतलब होता है तड़क भड़क, पोम्पस का मतलब क्या होता है, तड़क भड़क, ठीक। क्या होता है, अहंकार होता है, ठीक। क्या होता है, घमंडी होता है, ठीक, ये सब होता है। अब हमको इसी के सिनोनिम जैसा कोई वर्ड चाहिए, ये तड़क भड़क साथ है ना। अब ऐसा ही कुछ हमको चाहिए मीनिंग। अब कॉन्सिलेटरी, कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है मिलान झुलान, मिलाप करने वाला, है ना, मेल मिलाप, दोस्ती, ऐसा कुछ करके। तो तड़क भड़क, अहंकार, घमंडी, घमंडी का सिनोनिम मेल मिलाप करने वाला होगा क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो मेल मिलाप करने वाला होगा नहीं कॉन्सिलेटरी। और कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है कॉन्सिलियाटोरी। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, स्पेलिंग ऐसा याद रखिए जो अपने मन से हम पढ़ सके। दूसरे के मन से अगर हम पढ़ेंगे, तो अगर हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम अगर पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ते हैं। हम यही बोलेंगे कि अगर किसी को इंग्लिश में डर लगता है, कोई गांव का है और इंग्लिश में अगर लग रहा है कि नहीं हम पारेंगे, तो ऐसा ही करना है जैसे आपको लग रहा है इंग्लिश। जैसे हम क्या बोलते हैं, लिखो कि कल हम आएंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम आएंगे में लिखते हैं AAYENG, ऐसे ही लिखते हैं ना, कल हम आएंगे, ऐसे ही लिखते हैं। और जब कल हम आएंगे तो पोम्पस का मतलब तड़क भड़क, अहंकार, घमंडी, तो ऐसे लिखते हो। तो ऐसे ही याद भी करेंगे, कौन सी लियाटोरी, कौन सी लियाटोरी, CONCI, कौन सी LIA, लिया टोरी, तब याद रहेगा कौन सी लिया टोरी। तो इसका मतलब होता है मेल मिलाप करना, ठीक। विनायक का मतलब दयालु, बहुत अच्छा होना। तो तड़क भड़क है, घमंडी है। अब घमंडी का हमको सिनोनिम ढूंढना, अगर एंटो कहता तो चलो ये लो तो ढूंढ देते, लेकिन एंटो तो कहा नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, दयालु हो गया। हाँ, सुपरसिलियस आएगा, तो सुपरसिलियस का मतलब क्या होता है, घमंड,
अहंकार, यही सब होता है इसका मतलब, ठीक है। सुपर सिलाई, तो जो बहुत अच्छा सिलाई करता है, सुपर सिलाई करता है, जो सीता, जैसे दर्जी है, सुपर सिलाई करता है, उसका तो घमंड रहेगा, ए आज ना कर बचो, पापा के दो, तो पापा का कर लेते, मतलब बहुत अच्छा सीता है ना। सुपर सिलाई करने वाले लोग क्या होते हैं? घमंडी। ट्रिक बता रहे याद करने का, सुपर सिलाई करने वाले लोग क्या है? बहुत घमंडी हो जाते हैं। उससे जैसा कोई है ही नहीं गांव में सिलने वाला, तो फिर होगा। तो सुपरसिलियस, सुपर सिलाई करने वाले लोग क्या होते हैं? बहुत घमंडी होते हैं। इसका भी याद रखेंगे तो सिलियस, CILIOUS, उसके बाद सुपर आगे जोड़ देना है, SUPER, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सुपरसिलियस। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, ये राजनीतिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राजनीतिक से रिलेटेड है, कूटनीतिक, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, ये राजनीतिक से। तो हम समझ गए कि पोम्पस का मतलब तड़क भड़क, अहंकार, घमंडी होता है। तो हम समझ गए कि इसका आंसर होने वाला है कौन सा? तो सुपरसिलियस, यानी कि थर्ड नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। 2 इंग्लिश कर देते हैं, इसलिए हो जाता है। हो धीरे 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 धीरे, हाँ चलिए ये हो गया। अब पढ़ते आगे। पार्ट ऑफ अ कुल मिलकर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फलना चिलना ढकना, तो मैं फुल्लो फोकना, ये तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये क्या? ये हमको करना है PQRS सजाना है ना। अब PQRS सजाते हैं। सबसे पहले हम बोले ना कि PQRS के एक वीडियो लेकर के आएंगे ना, हम गारंटी देते हैं ऐसा वीडियो लेकर आएंगे कि कम से कम अगर नहीं भी बनता है ना, तो खाली वो अगर याद रहेगा ना 5-6 गो लाइन, तो हम गारंटी देते हैं कि कम से कम 50% ऑप्शन काट देंगे, है ना। क्यों? हम देख लेंगे, जैसे अधिकतर बिकॉज़ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, वो किसी का जवाब होता है, उससे स्टार्ट नहीं करेंगे। जिसके अंतर्गत सच एज़ लिखा होता हो, इसका मतलब वो अधिकतर एग्जाम्पल के रूप में होता है, वो भी स्टार्ट नहीं होगा, है ना। नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड होता है, यानी कि नाउन जो है उसके बाद में आएगा प्रोनाउन, पहले वाला में आएगा नहीं, ठीक है। ये सब रिलेटेड हम पढ़ेंगे ना, ज्यादा मजा आएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है PQRS को आपको सजाना है। अब PQRS को सजाना है, अब देख लेते हैं सजाना। सबसे पहले लिखा है एंड आर नॉट रिलेटेड, तो सबसे पहले मेरा काम रहता है ऑप्शन काटने का। तो एंड से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट हम करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एंड तो दो चीजों को जोड़ता है, बराबर करेगा ना। एंड के बाद जो रहेगा, अरे पापा का लिख दिए, एंड के पहले जो चीज रहेगा एंड के बाद, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। एंड का काम तो यही होता है, बराबर काम करने का। तो इसका मतलब ये एंड है, एंड आर नॉट रिलेटेड, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया दोस्त। मतलब डी ऑप्शन में होना नहीं है, और डी से स्टार्ट नहीं होगा, इसका मतलब डी से स्टार्ट किसी में नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो और भी उपाय है। और हो छू देते हैं तो गलती हो जाता है। अभी जैसे नए नए हैं तो उतना जान नहीं रहे हैं। एक अटी छोट हो जो हो, छोटा हो जा राजा। हाँ ठीक है, तो ये डस्टर है, ये डस्टर लेकर के मिटा लेते हैं। ये तो बड़ी झमेला मिटाने में इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, तो अब सेंटेंस देखते हैं। ये तो हो गया कि चलिए हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, और जब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो और देख लेते हैं। ऑफ द सर्विसेज, अब ऑफ है प्रीपोजिशन। चलिए ऑफ से भी सेंटेंस अधिकतर तो चालू नहीं है करते, है ना। जब नहीं करते हैं तो ऑफ वाला बी वाला भी काट दे क्या? लेकिन साला बी वाला है नहीं, एक ही चीज है, या तो ए है या तो सी से स्टार्टिंग है। कोई बात नहीं, हम दूसरा रिलेटेड करके देखते हैं, या तो ए या तो सी। इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्चिकल स्टेटस, पदानुक्रम। हायरार्चिकल स्टेटस का मतलब क्या होता है? पदानुक्रम। और यहाँ लिखा है पदानुक्रम मतलब पद के अनुसार। क्या? इन अकॉर्डेंस विथ, किसके अनुसार? पदानुक्रम के अनुसार। क्या? पदानुक्रम के अनुसार। देख लेते हैं, रिवार्ड्स आर गिवन, रिवार्ड्स दिए जाते हैं। यह लिखा है आर, आर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और आर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब वो क्या है? आर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब वो जो है वो पेसिव वॉइस में है। वो किस में है? पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में इसका मतलब रिवार्ड्स दिया जाता है। पेसिव वॉइस में कौन होता है? तो बी का जितना भी सारा इसका पड़ोसी में है, उस सब में अगर वर्ब तीसरा लगा तो वो पेसिव में होता है। जैसे बी का क्या ग्रुप होता है? 8 ग्रुप होता है ना। इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, और कौन सा होता है? बिन होता है। ये गलत है, बिन होता है, बीइंग होता है,
और एक खुद बी है, तो 8 गो है। ये 8 के साथ अगर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म डाल देते हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव में है। तो यहाँ देखेंगे आर, और ये जो आर है, आर के साथ वर्ब का तीसरा तो लगा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है, मतलब रिवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं, रिवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर रिवार्ड्स दिए जाते हैं, किसके अनुसार दिए जाते हैं? तो इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्चिकल स्टेटस, पदानुक्रम के अनुसार, पद के अनुसार ही रिवार्ड्स दिया जाएगा ना, कि ऐसे ही दिया जाएगा? नहीं, पद के अनुसार दिया जाएगा। अब मान लेते हैं हम गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं और जीत करके आए हैं 50-50 रुपए का मैच, तो मोदी थोड़ी आएगा रिवार्ड्स देने के लिए, नहीं ना आएगा। या फिर ठीक है, बहुत अच्छा है अगर गांव में, ठीक है मोदी आ गया, लेकिन अब वो थोड़ी 50 लाख का रिवार्ड देगा। लेकिन रोहित शर्मा जाकर के जीतेगा आईपीएल, धोनी जीतेगा आईपीएल का फाइनल, उसको मिलेगा उतना करोड़ रुपया, तो यहाँ थोड़ी कि जीतेंगे। इसका मतलब पद के अनुसार जैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका पद ओहदा कहाँ है? सेंट्रल लेवल खेलने का। तुम कहाँ खेल रहा है? वार्ड में भी नहीं तुम्हारा जगह है, तो कहाँ से मिलेगा? तो इसका मतलब है कि रिवार्ड्स आर गिवन इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्चिकल स्टेटस, मतलब पदानुक्रम के अनुसार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिवार्ड्स। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सी के बाद ए होना चाहिए, सी के बाद ए होना चाहिए कि रिवार्ड्स दिए जाते हैं किसके अनुसार? पदानुक्रम स्टेटस के अनुसार। तो सी के बाद ए होना चाहिए, तो सी के बाद ए होना चाहिए, ये ऑप्शन खत्म हो गया। सी के बाद ए होना चाहिए, ये ऑप्शन खत्म हो गया। सी के बाद ए है और सी के बाद ए होना चाहिए, ये खत्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तीसरा। ठीक है सर, एक बार और आगे थोड़ा सा बता दीजिए। अब सी के बाद ये लिख दिया कि रिवार्ड्स आर गिवन इन अकॉर्डेंस विथ हायरार्चिकल स्टेटस, हायरार्चिकल स्टेटस के अनुसार क्या दिया जाता है, एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू, कोई आर्थिक मूल्य के अनुसार दिया नहीं जाता। दिया किस पर जाता है? पदानुक्रम। तो इसका मतलब ए के बाद क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, और ए के बाद डी है, बस मिल गया। बाकी जो लास्ट छूट गया वो तो लास्ट का ही होगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर। अब कभी कभी होता है कि हिंदी करने में बड़ा मुश्किल आता है, तो हम इसका हिंदी भी करके रख दिए हैं ताकि कि आपको क्या हो, तकलीफ ना हो। क्लोज टेस्ट का हिंदी, पीक्यूआरएस का हिंदी, आदमी हम लोग जैसे स्टूडेंट को यही में तकलीफ होता है, क्लोज टेस्ट का नहीं समझ में आ रहा है, उसका हिंदी थोड़ा सा कर देते हैं। अब पीक्यूआरएस में हिंदी नहीं बता, लेकिन यहाँ तो बता दी, कम से कम संतुष्ट तो हो जाएंगे इनके रेशाला, हाँ इस तरह हल है यार, है ना। अब देखिए यहाँ पुरस्कार दिए जाते हैं पदानुक्रम स्थिति के अनुसार और आर्थिक मूल्य से संबंधित नहीं दिया जाता, प्रदान की गई सेवाओं में से, जितना भी सेवा मिला है उनमें से। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अब है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पहले क्या करता था, ऐसे ये सवाल पूछता नहीं था, लेकिन अब पूछने लगा है ना। अब ये पूछने लगा है कि क्या होगा। हाँ, तो अब क्या पूछने लगा है? बोला है कि यहाँ पॉजिटिव डिग्री बनाना आपको। ये बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करके उसको हमको क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। हम एक यहाँ जो लिखा हुआ है सी इज द डलेस्ट। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है द डलेस्ट। अब द डलेस्ट लिखा हुआ है और बोला है कि मीनिंग का चेंज नहीं होना चाहिए। सी इज द डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास, मतलब क्लास में सबसे जो डल है वो यही लड़की है। कौन? सी। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, लेकिन होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री में, ऐसा इसका कहना है। करके देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। सी इज वेरी डलर, हमको बोला है कि डिग्री पॉजिटिव होना चाहिए, तो डलर तो होगा नहीं। डलर कैसे हो जाएगा? ये तो कंपैरेटिव जैसा दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। बोला है कि आप पॉजिटिव डिग्री में लागे, और पॉजिटिव डिग्री में लाने के लिए तो डल होना चाहिए था। अगर डल होता तो थोड़ा सा हम एक बार, अगर डल होता ना तो थोड़ा सा एक बार सोचते इसके बारे में, लेकिन ये तो डलर लिखा हुआ, ये तो गलत हो गया। डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास इज सी। अब सबसे पहले बोला है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन करना, पॉजिटिव डिग्री करना, तो इस साला ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद आगे देखें, इन द क्लास ऑफ ऑल सी इज डल। अब अगर यहां देखें तो यहाँ डल है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये मीनिंग ऐसा ही दे रहा है कि वो क्लास में सबसे कमजोर है, डल है? तो यहाँ होगा इन द क्लास ऑफ ऑल सी इज डल। इन द क्लास, क्लास में, ऑफ ऑल सी इज डल, ऑफ ऑल सी इज डल, सभी। ये तो मीनिंग ही गलत दे रहा है। तो अगर छूट कौन गया? तीसरा। तो तीसरा कैसे होगा आंसर? हमको तो कुछ पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये तो गलत हो गया, मीनिंग ही गलत दे रहा है, तो ये तीसरा नंबर सही होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एज और एज, इसके बाद जो बीच में रखते हैं वो पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। क्या रखते हैं? इसको पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। एज और एज के बीच में क्या लगता है? पॉजिटिव डिग्री लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है एज एज के बीच पॉजिटिव डिग्री होता है, तो यहां है कि नो अदर चाइल्ड, कोई ऐसा बच्चा नहीं है इन द क्लास, उस क्लास में, इज एज डल एज सी, जितना कि वो डल है उससे ज्यादा कोई नहीं है। इसका मतलब ये पता चल गया कि क्लास में सबसे ज्यादा डल वही है।
यहाँ भी मीनिंग वही है कि क्लास में सबसे ज्यादा डलेस्ट लड़की वही है, सी। और यहाँ भी वो बोल रहा है कि वो जितना डल है ना उससे ज्यादा और कोई नहीं है। तो इसका मतलब दोनों का मीनिंग सेम हुआ और पॉजिटिव डिग्री में भी हुआ। क्यों? क्योंकि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही लगता है, तो एज और एज के बाद पॉजिटिव डिग्री ही तो है। तो इसका मतलब ये तो हमारा सही है। आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहां पे लिखा हुआ है कमिटमेंट। कमिटमेंट का स्पेलिंग थोड़ा सा पूछ देता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले होता है कमिट। पहले क्या करते हैं? कमिट। उसके बाद करते हैं मेंट। अरे यार, पहले होता है कमिट, उसके बाद होता है मेंट। कमिट, मेंट। ये अगर तोड़ तोड़ के अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे ना स्पेलिंग, तो मस्त याद रहेगा। COMMIT कमिट, COMMIT कमिट, उसके बाद MENT मेंट, कमिटमेंट। स्पेलिंग पूछ देता है, ठीक। अब यहां पे लिखा है कि वेल्थियर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड फुलफिल आवर कमिटमेंट। मतलब जो भी वेल्थियर कंट्रीज हैं, जो वेल्थियर मतलब धनी कंट्रीज है, वो लोग अपने कमिटमेंट को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। तो यहाँ लिखा है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब नहीं होता है कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप को भी नहीं सुनता। इसका मतलब क्या है कि हम कमिटमेंट कर दिए कि मान हम कमिटमेंट कर दिए क्या कि तुम घर गए, चल तुम जो बोला है हम वही काम करेंगे। तुम बोला है घर से बाहर निकल के सिगरेट नहीं पीना है, कल से हम, मेरा कमिटमेंट ये है कि कल से हम सिगरेट बंद, कल से सिगरेट क्या करेंगे? बंद करेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। मतलब इस बात का हम उल्लंघन कर ही नहीं सकते। अब कमिटमेंट कर दिए, कल 10 बजे पहुंच जाओ तो भोजी ठीक। कमिटमेंट कर दिए तुम्हारे भाभी पास 10 बजे पहुंच जाएंगे। ये कमिटमेंट है, उसका उल्लंघन नहीं करना है। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, मतलब उससे बंधा हुआ है। हम कमिटमेंट कर दिए हैं कि ये वाला अच्छा से समझा देंगे, तो ये कमिटमेंट हुआ। भले ना समझो वो अलग का बात है। तो कमिटमेंट का मतलब होता है एकदम जो बोले हैं वो करना है। तो एंटोनिम बोला है, इसका मतलब उसका उल्लंघन करना है। और उल्लंघन करने का इंग्लिश अगर ढूंढे तो ये फिबल का मतलब होता है कमजोर। फिबल का मतलब क्या होता है? कमजोर, है ना, एकदम कमजोर होना। उसके बाद ये ड्रैप का मतलब होता है हैंग करना, किसी चीज को टांगना, या फिर किसी पे पर्दा डाल देना, जैसे गाड़ी उड़ी है उस पर पर्दा डालना, इसको, ठीक है। तो ये ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। ब्रीच का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। अब कमिटमेंट का मतलब क्या हो जाता है? पूरा करना, जो बोले हैं उसको पूरा करना, उल्लंघन नहीं करना वो नियम को। जो हम बोले हैं कल 6 बजे उठेंगे तो उठेंगे, है ना, तो वही है, तो उसका उल्लंघन नहीं करना है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ब्रीच। अब सवाल हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है स्वस्थ। हेल एंड हार्टी एगो है ना वर्ड होता है, हेल एंड हार्टी, स्वस्थ, तंदुरुस्त, है ना। तो हेल का मतलब हो जाता है स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ, है ना, हट्टा कट्टा मजबूत, उसको बोलते हैं हेल एंड हार्टी, तंदुरुस्त, है ना, उसको। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ब्रेव पीपल नेवर हाइड। जो बहादुर बच्चे हैं, ये क्या करना है? सिगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन, मतलब इसको सुधारना है। ब्रेव पीपल नेवर हाइड। जो बहादुर लोग होते हैं कभी वो लोग छुपते नहीं, छुपाते नहीं, कुछ नहीं। कब? एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, जब डिसीजन का मोमेंट आता है। देख लेते हैं इस अंडरलाइन को, सेगमेंट को क्या भरे कि अच्छा हो जाए। बीट द क्लॉक। यहां बोला है कि जो बहादुर लोग होते हैं वो बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक का मतलब होता है कि अपने समय से पहले कार्य कर लेते हैं, 24 घंटे से पहले कार्य कर लेते हैं ब्रेव पीपल। ऐसा तो नहीं है। ऐसा लिखा हुआ क्या कि ब्रेव पीपल नेवर हाइड बीट द क्लॉक? कभी छुपाते नहीं है काम करने से पहले? ये तो नहीं हुआ इसका। हाँ, ये है जो इडियम है, इसका मतलब होता है समय से पहले कोई कार्य कर लेना, समय को चुनौती देना। चुनौती, खैनी चुनौती नहीं, चुनौती। तो ये तो नहीं होगा। अहेल ऑफ टाइम, ये नहीं होगा। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, टर्न बैक, पीछे जाना नहीं। इसका मतलब है कि ब्रेव पीपल नेवर हाइड व्हेन द क्रंच टाइम, जब समस्या मुश्किलों का हो तब ब्रेव पीपल कभी भी पीछे नहीं हटते, है ना। व्हेन द क्रंच कम्स, जब समस्याएं आती है, जब कुछ मुसीबतें का बात होता है, तो बहादुर लोग क्या करते? कभी पीछे नहीं हटते। व्हेन द क्रंच कम्स, कभी नहीं छुपते। ब्रेव पीपल नेवर हाइड, न छुपते न छुपाते, आगे जाते चीर फाड़ के आ जाते, है ना। तो व्हेन द क्रंच कम्स। आगे अब क्या बोला है? गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चुनना है। अच्छा, एक ये बोला है कि यहाँ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्टिव वॉइस हमको चुनना है। सवाल, हम एक्टिव वॉइस अगर ये नहीं लिखा था तो पहचान लेते हैं? हाँ पहचान लेते हैं, क्योंकि इज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और इज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में। कैसे? तो जैसे एक होता है बी, बी फॉर क्या था? हो बाप। अरे बाप का जितना भी बेटा है, जैसे इज इसका बेटा है, एम इसका बेटा है, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग, ये सब बी का बेटा है। क्या गो परिवार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद भी 8। ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब जो सवाल है वो पैसिव वॉइस में है।
किसमें है? पेसिव वॉइस में है ये सवाल। तो अगर तीसरा लगा तब तो यहाँ तो इज है और वो बी का ही रूप है, और जब इज है तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है टाउट। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस किसमें है? ये सेंटेंस तो पेसिव में, इसका मतलब एक्टिव ही चुनना होगा हमको। अरे एक्टिव चुनने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ लिखा हुआ है इज टाउट, इज टाउट, तो इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तभी तो इज एम आर लगता है, तभी तो इज एम आर लगता है। इसको मिटा रहे बड़ा हो। हाँ। अब देख लेते हैं, सबसे पहले पेसिव वॉइस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोलमाल का रूल है, गोलमाल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट उठ कर यहाँ आता है और ये ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये जो फ्रेंच है वो हमको यहाँ चाहिए इस तरफ, और जो मिस गैलन है वो हमको इस तरफ चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो मिस गैलन इस तरफ है, सही है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, अरे यार सब तो सही है। फ्रेंच उस साइड होना चाहिए, फ्रेंच 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 फ्रेंच, ये सही है। इसका मतलब अब कुछ और दिमाग लगाना होगा। ठीक, हम क्या बोले, इज एमर कब आता है, जब वर्ब एक और वर्ब 5 होता है, तब आगे प्रयोग होता है इज एम आर। क्या प्रयोग होता है, इज एम आर, और यहाँ लिखा है इज टाउट, इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, वर्ब का पहला होगा कि पांचवा होगा, प्लूरल होगा तब तो करेंगे। अब यहाँ है मिस गैलन टाउट, मिस गैलन टाउट। अब मिस गैलन टाउट है, ये तो गलत हो गया, मिस गैलन टाउट है, हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, और ये गलत हो गया, पहला या तो पांचवा, दो में से एक ही चाहिए। अब यहां लिखा है मिस गैलन टीच, और ये गलत हो गया। वो किस लिए गलत हुआ, वो इसलिए गलत हुआ कि मिस गैलन टीच लिखा हुआ, और मिस गैलन जो है हम शॉर्टकट, अरे पप्पा हम शॉर्टकट में लिख देते हैं एम जी। ये जो है वो हमारा सिंगुलर है कि नहीं है, जब हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी तो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। जब मेरा मिस गैलन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सवाल साला वर्ब सिंगुलर कब होता है, तो याद रखने का ट्रिक है कि जिसके अंत में एस लग जाता है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे वर्ब में यानी कि इज एस लगा हुआ लास्ट में, ये भी लिंकिंग वर्ब है, तो एस फॉर सिंगुलर। बचपन से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, तो एस फॉर सिंगुलर, लास्ट में एस आया वो एस फॉर सिंगुलर। जैसे सर वाज क्या सिंगुलर है, हाँ एस लगा हुआ है सिंगुलर है। सर आप एक बार आर बताइए सिंगुलर है प्लूरल, अरे एस है ही नहीं लास्ट में, इसका मतलब ये प्लूरल है। खाली यही से लिंकिंग वर्ब, और कोई वर्ब में होगा क्या, हाँ होगा ना। ईट अगर लिखे क्या एस है, नहीं है, तो ये प्लूरल। अगर हम इट्स करें तो क्या ये सिंगुलर है, हाँ, क्यों, जिसके जिसके अंत में एस लगेगा वो हर वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो इस वर्ब के अंत में जितना भी वर्ब है उसमें अगर एस लगा तो वो हमारा बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा, सिंगुलर। ये तो इसका मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होता कब है, जब उसमें एस लगाते हैं। तो इसका मतलब मिस गैलन है और ये वर्ब है हमारा टीच, और वर्ब टीच है मिस गैलन, तो सिंगुलर हो गई, एक ही बात है, एक ही लड़की का बात है ना, मिस गैलन लड़का हो या लड़का हो एक ही का बात है, और जब एक का बात है तो यहाँ सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस लगता है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है इसमें, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आगे अब यहाँ इज टीचिंग तो होगा नहीं, इज टीचिंग नहीं, केवल वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया, ये तो गलत हो गया, यानी आंसर हो गया 3 नंबर। अब देखते हैं सही है कि नहीं। मिस गैलन टीचेज, हाँ मिस गैलन हमारा क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारा क्या है, सिंगुलर। अस फ्रेंच क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आधा नंबर है आधाइसा। अध्यासा वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन इथनिक अपैरल, मतलब अध्यासा जो है वो बोल रहा है कि गॉर्जियस इन इथनिक अपैरल। इथनिक अपैरल का मतलब होता है पारंपरिक कपड़े में जो है वो बहुत ही अच्छा दिखती है। हम क्या बोले थे अभी, हम बोले थे कि बी का बड़ी मनी रूप है हो, और बी में एक हम लिख चुके थे बिन, और बिन के साथ हम बोले थे अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है इन सभी के साथ, वो सेंटेंस किस में होता है, पेसिव वॉइस में। वो सेंटेंस किस में होता है, पेसिव वॉइस में होता है। पेसिव में यही है कि पेसिव में है कि कोई काम दूसरा कोई करेगा, राम के द्वारा ये काम किया गया, खुद नहीं करेगा। यहाँ लिखा हुआ अदैसा वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन इथनिक अपैरल, मतलब पारंपरिक कपड़ों में वो अदैसा जो है वो बहुत सुंदर दिखती है, और जब वो बहुत सुंदर दिखती है तो दिखती कौन है, अदैसा। तो यहाँ तो फिर पेसिव का तो काम ही नहीं है, किसी के द्वारा अगर उसको अदैसा को कपड़ा पहनाया गया होता ना तब तो सही था, तब तो ठीक है पेसिव में लिख देते, लेकिन वो खुद दिख रही है गॉर्जियस, किसमें, पारंपरिक कपड़े में। और जब खुद दिख रही है तो हमको तो पेसिव चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि बिन के बाद वर्ब 3 होता है तो वो तो हमारा पेसिव सेंटेंस होता है, और जब पेसिव सेंटेंस है तो क्यों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो खुद ही काम कर रहा है, किसी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब सुधारने की बारी, क्या, अब सुधारने की बारी। हम बोले कि
पेसिव में तो नहीं होगा, और जब पेसिव में नहीं होगा तो अगर हम वाज लुक्ड करेंगे, हम बोले कायदा ऐसा पारंपरिक कपड़ों में अच्छा दिखती है, और जब दिखती है तो वाज तो कट जाएगा, दिखती थी नहीं, ये तो पास्ट चला गया, तो ऐसे भी गलत हो गया। ठीक, आगे करके देखें। उसके बाद हैड अगर लुकिंग करेंगे तो ऐसे भी गलत है, क्यों? क्योंकि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, ये इसका बाप का रूल है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ये, है ना? जिस तरह नया लड़की पटाता है आदमी तो कैसे पाछू पाछू भागता है, उसी तरह से ये जिंदगी भर भागता है, एच वर्ब 3 के हमेशा पीछे रहता है। मतलब कहने का मतलब चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैज हो, और चाहे वो हैड हो, ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा ही लगेगा। जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो, एक गेट भी होता है। ये चारों जब लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। लिंकिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब कोई और होगा, तो यहाँ मेन वर्ब तो लुक है, और यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म है। हम तो बोले कि साला बापे दादे ही हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म मिलेगा, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। वुड बी लुक्ड, हम क्या बोले? मॉडल, मॉडल के बाद क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज अगर हम मॉडल कर दे और मॉडल के बाद बी लिख दे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस किसमें? पेसिव वॉइस में। लेकिन हम बोले ये पेसिव में नहीं होगा, क्योंकि अदायसा खुद दिखती है पारंपरिक कपड़ों में एकदम झकास, तो खुद दिखती है ना, तो इसका मतलब वुड बी लुक्ड अगर मॉडल है, मॉडल के बाद बी और बी के बाद वर्ब 3 है, ये तो फिर सेंटेंस पेसिव में हो गया, तो ये कहां से होगा? ये तो गलत हो गया। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा, और वो है दूसरा नंबर, अदैसा वुड हैव लुक्ड। हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म है, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म। आप बोलिएगा कि पेसिव नहीं है, नहीं है, क्योंकि बिन रहेगा तभी वो पेसिव होगा। तो इसका मतलब वुड हैव लुक्ड, यानी कि अधैसा जो है वो गॉर्जियस दिखती है। कौन का सा? इथनिक अपैरल, यानी पारंपरिक कपड़ा। ठीक, नेक्स्ट। द फॉलोइंग सेंटेंस, अच्छा एरर छांटना है इसमें। सबसे पहले लिखा हुआ बेबल, और ये जो बेबल है वो हमारा क्या है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि एक लड़का का नाम होगा या लड़की का नाम होगा। हम क्या बोले? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या होता हो कि वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसके अंत में एस होना चाहिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बचपन में पढ़े थे, एस फॉर सिंगुलर। कब? वर्ब का स्कूल में पढ़ते हैं, एस फॉर सिंगुलर, इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, कुल मिला के हमको एस वाला सिंगुलर होता है। तो बेबल सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो बेबल सिंगुलर है, इज हमारा सिंगुलर है, पहला वाला हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे। अब हम क्या बोले? आ ओल्डेस्ट। सबसे पहले अगर हम यहां देखें ना तो ही थूर देंगे, हुर कूटेंगे यही आंसर को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लिखा है ओल्डर। क्या लिखा है? ओल्डर, और ओ आया है। हम बोले कि अगर क से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड आए भाई, तो उसमें करते हैं ए का प्रयोग। लेकिन अंग से लेकर के अह तक का अगर साउंड आए तो उसमें करते हैं एन का प्रयोग। ऐसा प्रयोग करते हैं। तो यहां अगर हम ऐसे ही देखते ना, उड़ते उड़ते हवा में मारते अगर देखते तो बोलते साला ये तो ओल्डेस्ट लिखा है, अयम आता है, तो यहाँ तो एन होना चाहिए, ये तो गलत लिखा हुआ, इसको काट दो। लेकिन अगर थोड़ा सा और इसके गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा अरे साला ये तो सुपरलेटिव डिग्री है हो। और जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दाव का प्रयोग करते हैं। ये तो ओल्डेस्ट है, और ओल्डेस्ट के पहले सुपरलेटिव है ओल्डेस्ट, इसका मतलब ये द होना चाहिए, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो यहाँ तो द होना चाहिए, तो इसको में क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, ओल्डेस्ट मेंबर। अब सवाल है कि अब आगे देखते हैं सही क्यों आ है, सॉरी द ओल्डेस्ट मेंबर हो गया। कहां पर? इन आवर ब्लैक आइस क्लब, ब्लैक आइस क्लब। कहां पर? हमारे ब्लैक आइस क्लब में। ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम कैसे समझे कि ये हमारा नाउन है? क्योंकि ये जो इन आवर ब्लैक आइस क्लब, ये जो आवर है हमारा, वो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। हम कैसे जाने कि ये हमारा आवर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है? तो इसलिए जाने पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि आवर है पजेसिव एडजेक्टिव, तो आवर्स है पजेसिव प्रोनाउन। योर है पजेसिव एडजेक्टिव, तो योर्स है पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद हमको नाउन का जरूरत है, लेकिन इसके बाद हमको नाउन का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पजेसिव है। जैसे और भी है, हर है, हर है, तो इसका क्या होगा? हर्ष होगा, हर्ष होगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन हमको नहीं चाहिए। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद यहाँ नाउन तो लिखा है, तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही। तो हमारा गलत कौन सा था? तो गलत हमारा था ये 4 नंबर। ठीक, उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब है, ये है PQRS, हाँ मतलब जंबल वर्ड।
सच पोस्टर स्ट्रक्चरलिस्ट सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स, मतलब ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा, ये कितना खतरनाक हिंदी है, ऐसा उत्तर संरचनावादी, ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा, प्रोनाउंसमेंट मतलब घोषणा ही होता है, ठीक है, ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा। अब ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा, अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि अगर हम देखें तो अगर पढ़े नॉट ओनली, अरे साला जब नॉट ओनली क्वेश्चन में आया है, अगर ए में लिखा हुआ है नॉट ओनली, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि साला नॉट ओनली जो है, जो नॉट ओनली है उसका जो रिलेशन होता है वो बट आल्सो के साथ होता है। किसके साथ होता है? बट आल्सो के साथ होता है। तो नॉट ओनली और बट आल्सो, यानी नॉट ओनली के बाद बट आल्सो तो आना चाहिए। तो यहाँ नॉट ओनली लिखा हुआ, अब सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन नॉट ओनली लिखा हुआ है तो आगे बट आल्सो होना चाहिए। तो बट आल्सो वाला अगर सेंटेंस देखें, ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के साहित्य पर, ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के साहित्य पर, ऐसा तो नहीं है। हालांकि आर अ कॉमन फीचर, ये एक कॉमन फीचर है नहीं, बट आल्सो बट आल्सो मिला, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो मिला, इसका मतलब ये समझ में आया कि एक के बाद साला डी होगा, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो इसके जुड़ा हुआ रूप होता है। तो जब होगा इसका मतलब ए के बाद डी होगा, तो ए के बाद डी इसमें नहीं है, काट देंगे, ए के बाद डी है ये हो सकता है, ए के बाद डी है ये हो सकता है, ए के बाद डी नहीं है ये नहीं होगा, ठीक। अब यहां सवाल ये देखना है कि साला ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा, देखना ये है। तो यहां लिखा हुआ है कि ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स, अब किस पर ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा, किस पर? तो नॉट ओनली द एंग्लो अमेरिकन, केवल एंग्लो अमेरिकन पर नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ऑन द थर्ड लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, यानी तीसरी दुनिया के साहित्य पर, यह हो सकता है कि ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा, किसका घोषणा? तो तीसरी दुनिया के साहित्य पर जो उत्तर संरचनावादी घोषणा हुआ उस पर का बात कर रहा है, किस पर? तो तीसरी दुनिया के साहित्य पर जो घोषणा हुआ उस पर। तो इसका मतलब सेंटेंस तो चालू होना चाहिए बी से। अच्छा, ए से क्यों नहीं स्टार्ट होना चाहिए? लिखा है केवल अमेरिकों पे नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं लिखा गया है। हाँ, अगर हम यहां अगर ये देखें कि बी से स्टार्ट करें, ए से क्यों ना स्टार्ट करें? ए से इसलिए ना स्टार्ट करें क्योंकि यहां बोल के ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा, तो ये जो उत्तर संरचनावादी घोषणा किसका घोषणा, ये तो पता होना चाहिए। ये तो बताया ना केवल अमेरिकन पर, ये तो नहीं है। इसके बाद जो सेंटेंस है यानी तीसरी दुनिया के साहित्य पर, ऐसा होना चाहिए कि तीसरी दुनिया के साहित्य पर जो ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा है उस पर बात कर रहा है। तो इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए? बी से, यानी इसका आंसर होगा 3 नंबर। एक बार पूरा पढ़ के देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो बी नंबर में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले ऐसा उत्तर संरचनावादी घोषणा, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स, उसके बाद बी ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के साहित्य पर, उसके बाद सी हालांकि आर अ कॉमन फीचर, ये कॉमन फीचर है ऑफ द लिटरेचर थ्योरी प्रैक्टिस्ड, उसके बाद नॉट ओनली इन द एंग्लो अमेरिकन एकेडमिया, केवल ये एंग्लो अमेरिकन एकेडमिया के लिए नहीं है बट ऑल्सो, लेकिन ये किसके लिए भी है? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही। कभी कभी होता है कि साला हिंदी समझ में नहीं आता, करे क्या, तो हम सब कुछ सुविधा लेकर के आए, ये है ऐसी उत्तर संरचनावादी घोषणा तीसरी दुनिया के साहित्य पर, हालांकि प्रचलित साहित्य सिद्धांत जो भी है जैसा भी है तो वो आप देख ले, अगर हिंदी में तकलीफ होता है तभी आप इसको देखें, हम लिख दिए आपकी सुविधा के लिए। नेक्स्ट, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक, है ना, मूलभूत, मौलिक बोलते हैं, ठीक है। या फिर जिसको हम लोग ज्यादा क्या बोलते हैं? अधिक, है ना, अधिक मतलब मौलिक अधिकार, अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिक होता है ना। तो फंडामेंटल मतलब कोई ज्यादा चीजें से रिलेटेड हो जाता है। तो इसमें बोला है कि आप एंटोनिम ढूंढे, तो मौलिक का मतलब होता है ऐसा चीज जो सबके पास हो, है ना, फंडामेंटल, राइट, ज्यादा है, अधिक है, तो अधिक है तो इसका मीनिंग कुछ तो होना चाहिए। यहां बोला है क्या? एप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। तो इंपैक्ट का मतलब तो होता है प्रभाव, चलिए खत्म हो गया, प्रभाव से रिलेशन। न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो, ना माइनस में होगा एक और ना ही प्लस में होगा जीरो, है ना, तटस्थ, एकदम रुका हुआ रहेगा, है ना। जैसे मान लेते कोई होता है ना जिसका शकल एकदम न्यूट्रल रहता है, दिन भर खेली, भूख लगल, खाना खाने के बाद भी कोई खुशी नहीं, ये न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल होगा नहीं, लिंक तो होगा। तो लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, लिस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम।
थोड़ा मतलब होता है, इसमें छांटने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये कॉमन को इतना भयानक दे दिया कहना नहीं। तो फंडामेंटल का मतलब मौलिक ज्यादा, तो लिस्ट का मतलब कम से कम, न के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, इवन यहां तक कि जानवर जो है, एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट, अपने आप को मुश्किल में पाते हैं, द लॉस ऑफ देयर लव वंस, जिससे प्यार करते हैं उसको खोने में अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी अगर इंसान है और उसका घर में किसी का मौत हो गया तो वही खाली तकलीफ में है, यहाँ तक कि जानवर भी है जो अपने को खोने से मुश्किल में पाते हैं, कठोर लगता है उन लोग को अपनों को खोना, ठीक है। यहाँ तक कि जानवर भी है, मतलब सहन नहीं पर कर पाते हैं। तो इवन यहाँ तक कि जानवर जो भी है फाइंड इट डिफिकल्ट। अब एनिमल्स है, अरे एनिमल्स हमारा क्या है, प्लूरल, क्यों, क्योंकि एस लगा हुआ ना, तो नाउन हमारा कैसा हो गया, प्लूरल, और जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब इसमें एस नहीं होगा। जब इसमें एस नहीं होगा तो फाइंड में ऐसा ही नहीं, फाइंड्स होता तो सिंगुलर होता, लेकिन फाइंड है तो प्लूरल है, तो इसका मतलब ठीक है। तो इवन यहां तक कि एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट, अपने आप को डिफिकल्ट में पाते हैं, टू कौन सा लॉस, टू द लॉस देयर लव्ड वंस, अपने आप को खोने का सहन नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी नहीं कर पाते, ऐसा कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना, वियर द लॉस होता नहीं, वियर का मतलब तो होता है पहनावा ओढ़ावा, ठीक, वेयर का मतलब होता है कहां, जहां, और बेयर का मतलब होता है नंगा, नहीं होता बेयर फुट, नंगे पांव, बेयर फुट, नंगे पांव, तो नंगा होता है, नंगा ही लिख देते हैं, नंगे पांव क्या लिखे, पूरे मिटा दे, नंगा लिख देते हैं, ठीक है, मतलब खाली एक तरह से। तो यहाँ एक इडियम होता है बियर द लॉस, मतलब सहन करना, बियर द लॉस का मतलब क्या होता है, सहन करना, तो यहाँ लिखा है द लॉस, बियर द लॉस, सहन, ये थोड़ा सा इडियम है, याद रखना होगा इसको, सहन करना, ठीक। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज, ये क्लोज टेस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अराइजेज बढ़ता है, बेरोजगारी क्या है, बढ़ता है। अब यहां अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सिंगुलर ये लगा हुआ है, अराइजेज बढ़ता है, कहां से, फ्रॉम अ वैरायटी, अब ये वैरायटी है, इसका मतलब बहुत सारा चीज का बात होगा, वैरायटी है मतलब बहुत प्रकार का है, जब वैरायटी बहुत प्रकार का है इसका मतलब प्लूरल में चाहिए, और प्लूरल में चाहिए तो ये टाइप्स भी प्लूरल है, थिंग्स भी प्लूरल, थॉट्स भी प्लूरल है, और कॉजेज भी प्लूरल है, सारा फंस गए बड़े। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अराइजेज बढ़ता है, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ, किससे, थॉट से, सोच से गरीबी बढ़ता है क्या, नहीं बोलता अरे यार बेरोजगार होने का बहुत सारा कारण है, बहुत सारा सोच नहीं है, तो ये तो कट गया, बेरोजगार होने का बहुत सारी वस्तुएं, वस्तु से कोई बेरोजगार होता है, हम कलम खरीदे इससे बेरोजगार हो गए, टाइप्स बहुत सारे प्रकार के बेरोजगार होती नहीं, बहुत सारे कारणों से बेरोजगार होता है, कौन कौन कारण आगे देख लेंगे। तो यहां बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी अराइजेस बढ़ता है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ काउजेस, यानी यहां होगा ए नंबर, बहुत सारे कारणों से होता है, वन विच, उनमें से एक कौन सा है, इज ऑलवेज रिकरिंग, जो हमेशा होता है, एंड द इफेक्ट, ई वाला नाउन है, ये क्या है हमारा द, और दा के बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन सवाल खाली दा के बाद नहीं, वो हर डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड आएगा जो नाउन होगा, जैसे ए हमारा डिटर्मिनर है, एन भी हमारा क्या है, डिटर्मिनर है, द भी हमारा डिटर्मिनर है, इस डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड आने वाला क्या होता है, नाउन आता है। अगर दो वर्ड होता है ना तो पहला वाला होता है एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन, अगर तीन वर्ड होता है ना तो पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव, और तीसरा वाला होता है नाउन। तो इसका मतलब द इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट जो है वो हमारा नाउन है, और अगर अफेक्ट होता, ए डबल एफ लिखा होता, अगर वो ए से चालू होता तो वो हमारा क्या होता, ये वर्ब होता है ना, अगर वो ऐसा लिखा होता तो ये हमारा वर्ब होता। तो ई वाला नाउन होता है, ए वाला अफेक्ट है, ई वाला नाउन है, ये अफेक्ट है, ई वाला क्या है, नाउन, ए अफेक्ट, प्रभाव मतलब वर्ब है, ठीक है, ई वाला नाउन है, ए वाला वर्ब है। तो यहां बोला है कि इफेक्ट बहुत सारा प्रभाव है इसका, ऑफ विच वी हैव हैड, जो हम लोगों के पास एक रिसेंट एग्जांपल है, हाल ही में एक एग्जांपल मिला है, क्या, इज द डिसऑर्गेनाइजेशन, असंगठित क्षेत्रों का, ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब उद्योग जो असंगठित हो गया उसका है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वार, जो बहुत लंबे समय तक युद्ध का है, दिस इज अ सीरियस, अब ये सीरियस क्या है, थोड़ा सा देख ले सीरियस क्या है, ये सीरियस डिफरेंस है, सीरियस डिस्कशन है, सीरियस नेचर है, या सीरियस प्रॉब्लम है, आप लोग को समझ में आ रहा है सारा, दिस इज अ सीरियस डिस्कशन तो होगा नहीं, हम लोग डिस्कस का बात कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत सारे कारणों से होती है, ठीक, उनमें से एक कारण फलना चिलना ढकना है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, समस्या का बात कर रहे हैं, और जब समस्या का बात कर रहे हैं तो डिस्कशन तो खत्म हो गया, नेचर तो खत्म हो गया, और डिफरेंट खत्म हो गया, तो मेरे पास एक ही चीज बचा, और वो हो गया प्रॉब्लम, क्या, कि लॉन्ग वार, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है, ऑफ नो इजी, अब इसका कोई भी आसान तरीका नहीं है, नो इजी
आंसर, नो इजी सॉल्यूशन, नो इजी क्लू। क्लू का मतलब होता है हिंट, और वहां हिंट का तो बात ही नहीं है। और जब हम क्या किए हैं शुरू में, क्या किए, की का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ये तो होगा नहीं। शुरू में हम आंसर क्या किए थे, प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का कभी भी आंसर नहीं होता है, क्वेश्चन का आंसर होता है। प्रॉब्लम का हमेशा सॉल्यूशन हुआ करता है ना। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉब्लम भर चुके हैं तो फिर यहां हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सॉल्यूशन। तो यहां हो गया एडमिटिंग नो इजी सॉल्यूशन। यहां जो प्रॉब्लम है इसका कोई भी आसान तरीका सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़े। तीसरा, एट द बेस्ट ऑफ टाइम अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से दोबारा हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, विच फॉलोड अ मार्क डिमिन्यूशन इन द, अब थोड़ा सा देखें, इन द ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, कोई भी रॉ प्रोडक्ट का बात किया गया है, जैसे कि सच एज कॉटन है, फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड। मतलब कॉटन उटन में क्या होता है, फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड का मतलब है कम ही लोग का जरूरत है। तो किस चीज में कम ही लोग का जरूरत है, क्वालिटी में कम लोगों का जरूरत होता है कि क्वालिटी में, क्वांटिटी में। मतलब कॉटन का अगर क्वांटिटी जो भी है, हमको क्या जरूरत है, फ्यूअर हैंड्स, कम आदमी की जरूरत है, इसका मतलब क्वांटिटी का बात हुआ होगा, चाहे कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो क्वांटिटी का क्लोथ का, यहाँ कपड़ा उपड़ा से कोई रिलेटेड, मटेरियल से कोई रिलेटेड, तो यहाँ होगा आंसर क्या, क्वांटिटी। क्या होगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट सच एज कॉटन फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड इन द मिल्स। कहां पे, मिल्स में, एंड द फैक्ट्रीज और फैक्ट्री में। अब अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है फ्यूअर हैंड्स, आगे देख लेते हैं। वी मे कॉल दिस काउज ऑफ बैड हार्वेस्ट, और ये भी हम बोल सकते हैं एक कारण ये भी है, बैड हार्वेस्ट का मतलब होता है खराब ये फसल उसल का उगना, तो वो सभी का, वो सभी तो एक कारण है। इसका मतलब ये समझ में आ गई, साला यहाँ काउज का प्रयोग है, और हम लोग सबसे पहला काउजेज ही भरे थे ऑप्शन में। इसका मतलब जहां तक हम लोग 50% जो जान रहे थे कि सही होगा, अब समझ में आ गया 90% मेरा आंसर सही है। क्योंकि क्लोज पैसेज में ऐसा होता है ना कि अगर पहला वाला सही, अगर जो वर्ड है, अगर वही चीज अगर कोई पैसेज में मिल गया ना, तो फिर चांसेस ज्यादा हो जाता है कि वही आंसर होगा। ठीक, आगे। सिमिलर, सिमिलर कुछ ऐसे ही, बट मोर सीरियस इन द इफेक्ट। और फिर से ये जो इफेक्ट आया, ये हमारा क्या है, नाउन है, टू चेंज इंडस्ट्री ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी विच डज मोर वर्क एंड रिक्वायर हैंड्स। अब किसका रिक्वायर हैंड्स, यहां पे अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले तो यहां भर के लिखा हुआ फ्यूअर हैंड्स, और फिर यहां लिखा हुआ हैंड्स, तो इसका मतलब फिर उसी से रिलेटेड कुछ आंसर अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ फ्यूअर हैंड्स, मोर मेनी अलाउ, मेनी तो होगा नहीं क्योंकि वहां फ्यूअर हैंड्स का बात था, तो यहाँ फ्यूअर हैंड्स हम किए क्योंकि आगे लिखा हुआ था फ्यूअर हैंड्स। अब क्या होता है कि हम पूरा पूरी अभी नहीं बता पा रहे हैं क्लोज टेस्ट, हम खाली भरने के लिए छांट करके बताएं कि कौन क्या है। जब इस क्लोज टेस्ट को हम सिंगल रूप में लेकर के आएंगे तो पूरा डिटेल करेंगे, ग्रामर कैसे यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, और इतना मतलब अगर क्यों यूज हुआ तो फिर होना क्यों चाहिए था उसको। ठीक है, क्योंकि भी लाइट का प्रॉब्लम है, आज हमको लगता है ये 5 शॉट में बना है, 5 से 6 शॉट्स में, 5 से 6 शॉट लिए इस वीडियो का। कभी लाइन कट जाता है, कभी जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता है, वो भी भाड़ा पर लाए, और वो भी उसका टंकी लीक है तो चू रहा है उसका क्या बोलते तेल। आज दिन भर परेशान है, एक वीडियो 5 शॉट्स में ले रहे हैं, फिर भी नहीं है। अब यही सोच रहे हैं कि कहीं वो बंद ना हो जाए, अचानक बोर्ड बंद हो जाएगा तो करेजम चोट लगता है। बहुत मुश्किल से 2 लाख रुपए में लिए इसको, बहुत मुश्किल से। इसलिए हम थोड़ा जल्दी-जल्दी इसको बताएँ क्योंकि लास्ट पहुँच चुके थे इसीलिए। ठीक है? हाँ, लगता है कि साला हिंदी ना बतेल को यार, बेकार हो गया। नहीं, ऐसा बेकार नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ लें। पूरा सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ था और क्या नहीं लिखा हुआ था। ठीक है? क्योंकि अभी तो फ्लिक हो रहा है, फ्लिकर कर रहा है ना, फ्लिक कर रहा है। बेरोज़गारी विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो हमेशा आवर्ती होता है और जिसका प्रभाव हमारे सामने ताज़ा उदाहरण है। वह है एक लंबे युद्ध के परिणाम स्वरूप उद्योग का असंगठित होना। यह एक गंभीर समस्या है जिसका सर्वोत्तम समय में भी कोई आसान समाधान नहीं है। हम क्या कर रहे थे, ये आप थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हम पढ़ के खाली टाइम बर्बाद करेंगे आप लोगों का और कुछ नहीं। हम क्या किए उसमें खाली ऑप्शन बताएँ कि कौन-सा होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये भी बता दिए। अब जब इसका आएगा ना, नेक्स्ट जब आएगा केवल क्लोज़ टेस्ट का वीडियो प्रीवियस सीएचएसएल क्लोज़ टेस्ट सीरीज़ चलाएँगे 30 को। 30 को क्लोज़ टेस्ट है, 30 का सीरीज़ के लिए चलेगा सीएचएसएल क्लोज़ टेस्ट पूरा डिटेल करके एक-एक करके उसमें बताएँगे, ज़्यादा समझ में आएगा। अभी एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिए इसको, मॉक टेस्ट के ही जैसा लगेगा, ठीक है? तो ये था पूरा सीएचएसएल का पहला सेट। अब दूसरा सेट जब लाएँगे तो कोशिश करेंगे कि सब कुछ फिट-फाट करके लाएँ, ठीक है? लाइट थोड़ा धोखा दे दिया, कल आंधी-तूफान आ गया था, गाँव में आंधी-तूफान आने के बाद तो लाइन को बहाना चाहिए, है ना? दिन भर काटने का, वही कर दिया आज, ठीक है? बड़ी मुश्किल से ₹600 दिए और लाए, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ठीक ही लगा होगा और ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें और जो थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया है, लाइट कभी काट के जोड़ना ये मिस्टेक हुआ तो आप कृपया माफ़ कर दीजिएगा हमें, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।